हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर मिलेंगे ऐश्वर्या जी से, और जिन्होंने निमसेट में ऑल इंडिया 38 रैंक अचीव की है 2021 में। तो क्या इनका प्रिपरेशन प्लान था, ठीक है, और कैसे इन्होंने तैयारी की, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ऐश्वर्या जी अपने बारे में बताएं कि आपने BCA कहाँ से किया हुआ है और कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू। सबसे पहले तो थैंक यू सर आपको भी, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरी तरफ से। और मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं अब कानपुर से ही हूँ, कानपुर से पनकी से। मैंने अपना BCA UIT से किया है, CSJM से, और मैंने अभी अपने अपेयरिंग के साथ ही प्रिपरेशन किया है। तो जैसे बहुत सारे डाउट्स ये हैं, जैसे आपने बताया कि अपेयरिंग से आपने प्रिपरेशन की है, तो बच्चों के मोस्टली मन में ये रहता है कि अपेयरिंग के साथ कैसे हम लोग करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात शायद बच्चों को ना पता हो कि कानपुर यूनिवर्सिटी में BCA में 60% बनाना अपने आप में बड़ी बात है। तो Yes, sir. कैसे आपने उसके साथ साथ में पैरेलली पढ़ाई की और मोटिवेटर रखा। जैसे एक बार बच्चों के दिमाग में आता है ना कि कोचिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, हम तो 2 ही 3-4 घंटे पढ़ पा रहे हैं पेयरिंग के साथ में, तो ये सब कैसे मैनेज करते थे? सर जैसे कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, क्योंकि कोविड था तो मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो मैंने इसी के साथ ही प्रिपरेशन की। सुबह से मेरी क्लास होती थी शाम तक, उसके बाद मैं प्रिपरेशन करती थी। और मैं जब सुनती थी कि जो इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं वो 3-3 घंटे जाकर सिर्फ इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उसके बाद घर आके प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब फील होता था कि हाँ। मेरा कैसे चलेगा। बट मैंने यही सोचा था कि अभी टाइम है, क्योंकि घर पर रहते हैं तो एटलीस्ट हाँ। कॉलेज नहीं आना जाना हो रहा है, तो हाँ। जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लिया जाएगा, तब प्रिपेयर किया जाएगा। बट मेरा जितना टाइम था मैंने उसमें अपना 100% दिया, और मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना करने का ट्राई किया। और अगर नहीं होता तो फिर मैं ड्रॉप लेकर ही फिर प्रिपेयर करती, क्योंकि यार यूनिवर्सिटी में बहुत हार्ड मार्किंग होती है, तो मैं ये भी चांस नहीं ले सकती थी कि फाइनल ईयर में वहाँ के मार्क्स कम करा के मैं निमसेट में एडमिशन लूँ। तो मैंने दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करके रखा। तो कैसे पता चला था आपको कि हमें MCA करना चाहिए, उसमें निमसेट भी कोई एग्ज़ाम होता है? सर जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो मेरे सीनियर्स बताते थे कि BCA करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ BCA करके छोड़ दिया तो फिर बेकार है। तो फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया, पता किया, तो मुझे पता चला कि निमसेट का एग्ज़ाम होता है, उससे NITs मिलते हैं, और जो बेस्ट NITs हैं उनसे काफ़ी अच्छा पैकेज भी जाता है। तभी मैंने फिर निमसेट की प्रिपरेशन की, और मेरा स्टार्टिंग से ही एक ही एम था कि मुझे या तो ट्रिची जाना है या तो सूरतकल जाना है। उसके अलावा मेरे में जितने भी NITs हैं मेरी लिस्ट में सिर्फ 2 ही थे, और मुझे इन्हीं में जाना था, फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, पर मेरे लिस्ट में यही 2 थे और अच्छा। मुझे यहीं जाना था। तो जैसे बहुत बार ऐसा होता होगा कॉलेज में कि आप बोलते होंगे हम NIT की तैयारी कर रहे हैं, निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो और बच्चे पूछते होंगे कैसे कर रहे हैं, तो आप बोलते होंगे घर पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिएक्शन रहता था उन लोगों की, नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं निकलता इतनी आसानी से एग्ज़ाम, तो ये सुन के कैसा लगता था? सर स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो काफ़ी मेरे सीनियर्स थे जो कोचिंग ज्वाइन किए थे, तो मुझे काफ़ी फील होता था कि वो कोचिंग ज्वाइन किए हैं, गाइडेंस में हैं, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब आगे निकल जाएंगे। पर मैंने बस अपने आप को यही सोचकर मोटिवेट कर रखा था कि मेरे पास जितने सोर्सेज हैं और जितना मैं पढ़ सकती हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ, मुझे बस 100% देना है। ओके। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता होगा कि पढ़ते पढ़ते मतलब ये होता होगा कि मैथ्स में सब कुछ कवर करना है, रीजनिंग में सब कुछ कवर करना है, इंग्लिश में, कंप्यूटर में, तो आप कितना टॉपिक देते थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, मतलब कितना टाइम देते थे? सर एक्चुअली एप्टीट्यूड मैं बहुत पहले से लगा रही थी, मुझे थोड़ा सा एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट था, तो मैं एप्टीट्यूड तो मेरे सेकंड सेमेस्टर से ही मैं लगा रही थी। मैं तब तो मेरा कोई ऐसा स्कोप मतलब निमसेट का कोई ड्रीम नहीं था, बट फिर भी मैं एप्टीट्यूड लगाती थी, तो एप्टीट्यूड मुझे ज़्यादा उसमें वर्क नहीं करना था, सिर्फ मुझे मैथ्स में मेन वर्क करना था। और मेरे 12th लेवल तक के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, बस मुझे थोड़ा उससे एडवांस जो थोड़े टॉपिक्स आते हैं बस मुझे वो पढ़ने थे। तो मैंने अपना धीरे धीरे अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो धीरे धीरे करके मैंने कॉलेज के पैरेलली में सारे मैथ्स के टॉपिक, सबसे पहले मैंने मैथ्स को ही कवर किया था, तो पहले मैंने मैथ्स कवर की, उसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग मैंने एक बार रिवाइज करी थी। रीजनिंग में मैंने देखे थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको मैंने कवर किया। और इंग्लिश तो मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश में इतना ज़्यादा कोई करने का वो है नहीं, जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको मैंने बस एक बार रिवाइज कर लिया था। और कंप्यूटर भी मैंने लास्ट नहीं पढ़ी थी, कंप्यूटर भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे BCA में काफ़ी अच्छी कंप्यूटर थी,
तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना था। मेन मैथ्स ही थी, तो मैंने मैथ्स और कंप्यूटर को ही मैंने अपना टारगेट बनाया था कि अगर मैथ्स और कंप्यूटर मैंने सही कर लिया तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मैंने मेन मैथ्स ही पढ़ी थी बहुत अच्छे से और उसके टेस्ट भी बहुत सारे दिए थे। तो कितने मार्क्स थे आपके टोटल इस बार निमसेट में? सर एग्जैक्ट मुझे मार्क्स नहीं याद है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हुए और मार्क्स वगैरह गए हैं, बट अगर 1000 में देखे जाए तो मेरे 700 प्लस बन रहे थे और 952 में मेरे 650 तक कुछ थे। ओके, तो जैसे जो बच्चे आगे के एग्जाम्स में प्रिपेयर होने वाले हैं निमसेट के लिए, तो उनको क्या बताना चाहेंगे कि बिल्कुल इजी एग्ज़ाम है और इस तरीके से निकाला जा सकता है? सर इतना इजी भी नहीं है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा इजी है और कुछ सोचते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, बट एक ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो फिर निकल जाएगा। बस मेन चीज़ होती है मैथ्स पे आप फोकस करो और जितना हो सके पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिर धीरे धीरे निमसेट के पेपर सॉल्व करो, जेई मेंस के करो, तो उससे मैथ्स अपना सब सही हो जाता है और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा टफ नहीं फील होता है। अच्छा, और एक बात और, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ बिल्कुल जीरो होती है, मतलब उन्होंने 12th में सही से पढ़ाई नहीं की होती है या फिर किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर लेते हैं जहाँ सिर्फ उनको रिजल्ट चाहिए था। तो फिर वो कैसे आगे अपने आप को इम्प्रूव करें कि नहीं, कैसे हिम्मत आए उनके अंदर कि हम भी कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो यही चीज़ होती है कि अगर आपको इंडिया लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं भी जब टेस्ट सीरीज़ देती थी तो बहुत बार मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते थे, तो मुझे तो ऐसा फील होता था कि डिप्रेशन में चले गए। बट फिर मेन चीज़ यही होती है कि मोटिवेशन बनाकर रखना है और अपनी हार्ड वर्क पे बिलीव करना है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चे मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाले होते हैं वो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, बहुत बच्चे होते हैं जिनका 12th का बेस वीक होता है बट वो आगे चल के अपना वर्क करते हैं तो उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। मेन चीज़ है आपका हार्ड वर्क और आपकी प्रैक्टिस की कितने आपने टाइम इन्वेस्ट किया है अपने प्रिपरेशन में। तो अगर आपने अच्छा खासा टाइम दिया है, हार्ड वर्क किया है तो फिर हो जाएगा। ओके, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों को तो हम यही बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी के पेपर पे भी ध्यान दो, क्योंकि अगर पैरेलली में कर रहे हो तो वहाँ अगर 60 से नीचे हो गए तो निमसेट का पेपर भी नहीं फिल कर सकते हो। तो अगर पैरेलल में प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी बहुत किया है सर। रिजल्ट सब देखते हैं बट सिर्फ हार्ड वर्क घर वाले देखते हैं। तो मेरे घर वालों को ही पता है कि मैंने कितना मेहनत किया है, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, पर धीरे धीरे करके मैंने उन चीज़ों को मैनेज किया। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर पैरेलल में प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, दोनों चीज़ों को लेकर चलना है साथ में। ओके, तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप आगे भी बच्चों को गाइड करते रहेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट बात और, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? तो लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अपने हार्ड वर्क पे बिलीव रखिए, प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचिए कि अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाला बच्चा है तो वो आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। आप अपने ऊपर बिलीव रखिए और डीमोटिवेट तो कभी मत होइए, क्योंकि टेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग रैंक आती है, तो उसको मत देखिए। बट ये है कि अपना अगर एक बार टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तो उसको इम्प्रूव करने का बहुत कोशिश करिए। नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए जो एक टेस्ट में हुई हैं, और अपना मोटिवेशन लेवल तो हमेशा टॉप पे रखना चाहिए। ओके, एक डाउट और, मतलब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि आपने एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले कितनी रैंक एक्सपेक्ट की थी जब पेपर हुआ नहीं था? सर मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट मेरा पेपर थोड़ा खराब हो गया था क्योंकि नहीं, पेपर होने से पहले। सर पेपर होने से पहले मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, बट मैं मतलब इतना तो मुझे श्योर था कि मुझे ट्रिची मिल जाएगा। तो मैं हमेशा घर में भी ये बोलती थी कि ट्रिची नहीं मिलेगा तो सूरत कल तो मिल ही जाएगा। तो मेरा ये तो कंफर्म है कि इस साल मेरा एडमिशन होना है, क्योंकि मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली थी कि फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो मिलना ही था। तो बस सर इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और इतना तो नहीं सोचा था कि 50 के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे एग्ज़ाम से पहले बच्चों को, तो आप मोटिवेट करना कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर क्या करें। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच।